जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि आपको पता है, इस बार अग्निवीर की पहले परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? हमने जितना भी एनालाइज किया है पिछले 5 से 7 सालों के पेपर जरूर पढ़ के जाने हैं। क्यों पढ़ के जाने हैं? लगभग 35%, 30 से 35% लगभग रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं उन टॉपिक के आप चैप्टर भी पढ़ लोगे तो लगभग आप टॉप कर जाओगे पेपरों में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना, और किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। ये चीज़ें आपने एनालाइज कर ली तो आपने एक स्मार्ट ट्रिक बना लिया, तो आपके पेपर को क्वालिफाई क्या वो तो ईजिली हो जाएगा, आप टॉप कर जाओगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर रेडी किया है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं हमने सारे इंपॉर्टेंट सभी लिए हैं जीके के। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और हम मैथमेटिक रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे आने वाली वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले 3 प्रश्न है वो प्रीवियस वीडियो के रह गए थे, जो आपको दिए थे सॉल्यूशन के लिए, वो देख लेते हैं। 3 के बाद जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो शुरू कर देंगे। पहला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। सोचिए कौन सी रिवर पर बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो हीराकुंड डैम है भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, और ये बना हुआ है महानदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पे है? उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इन कबड्डी गेम हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन ईच टीम। देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके भी आप ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो आप सोच सकते हैं 3-4 सेकंड में क्या आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर होगा 7 प्लेयर होते हैं। देखिए, वैसे कबड्डी में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, पर जो मैदान में उस समय खेलते हैं तो वो 7 प्लेयर खेलते हैं, और 5 रिजर्व होते हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो खेलेंगे। तो टोटल कितने प्लेयर होते हैं? जो आंसर जो मेनली जो आंसर होगा वो 7 ही होगा, 12 नहीं होगा, 7 आंसर होगा। वैसे आपको बताने के लिए बताया था, वैसे जो आंसर होगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन। जो रेड क्लिफ रेखा है किसके बीच की सीमा को परिभाषित करती है? देखिए, रेड क्लिफ लाइन जो होती है, बताइए किसकी होती है? देखिए, रेड क्लिफ लाइन का जो आंसर होगा वो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, इसका आंसर होगा बी होगा, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर का जो आंसर होगा वो कौन सी होती है? मैकमोहन होती है। ठीक है, कौन सी होती है? जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो है मैकमोहन, ये याद रखना है। और यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन है वो है 49th पैरेलल है। कौन सी? 49th पैरेलल, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो इसका जो आंसर है क्या है? इसका आंसर बी, इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट हो जाता है। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के सदस्य कितने देश हैं? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सार्क की जो फुल फॉर्म होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो सार्क की फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, इसकी जो ये बना था वो बना था ये 8 दिसंबर 1985 में ये बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट वैसे कि सार्क देशों का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। इसमें टोटल कंट्रीज शामिल है, देश शामिल है, वो 8 देश शामिल है।
वो 8 देश कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देता हूँ। 8 देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स एंड नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये शामिल है, याद रखना है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। टोटल 8 देश सार्क में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोचिए। देखिए, इसके बारे में बड़ा कुछ बताने को है, कब ये भारत में आई, बट मैं बेसिक सा बताऊंगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हर चीज़ हिस्ट्री बताना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे आप ज़्यादा एक्सप्लेन चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, मैं बेसिक सा बता देता हूँ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 में। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को ही आता होगा। चार्ल्स बेबेज, इसका आंसर होगा बी। देखिए, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन डैश से जुड़ेगी? द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। देखिए, इसका आंसर है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। टोटल लेंथ होगी 508 किलोमीटर और कह रहे हैं कि दो हावर में ये पूरा कर लेगी। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2017 में रखी थी। किसके साथ? नरेंद्र मोदी जी और शिंजो अबे, ठीक है, जापान के जो फॉर्मर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने रखी थी। ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? 20 का आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ? एक जनता एक राज्य एक नेता की नीति थी, किसकी थी? हिटलर, डी इसका आंसर होगा। देखिए, द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मैनी ईयर? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और ये जो 5 वर्ष के बारे में बताया गया है, ये संविधान के आर्टिकल, ठीक है, 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बट जो संविधान में लिखा है 5 साल का होगा, आर्टिकल 67 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन ऑफ इंडिया? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? यूपी इसका आंसर होगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 23.80 करोड़ जनसंख्या यूपी में रहती है। जो भारत की टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 17.35% कहाँ पे रहता है? यूपी में रहता है। और दूसरे पर आता है भारत के सबसे पॉपुलेटेड, मतलब कि सबसे आबादी वाला दूसरा जो स्टेट है वो बिहार है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें, बताइए। वो होगी रायपुर, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो है भूपेश बघेल जी है, याद रखना है, जो करंटली है, ठीक है, भूपेश बघेल जी है। और गवर्नर जो है
गवर्नर कौन है आपको पता होगा, विश्वभूषण हरिचंदन है, ये भी याद रखना है, विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी याद रखना है, ये गवर्नर है वहाँ के। छत्तीसगढ़ जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है किन किन राज्यों के साथ करता है, छत्तीसगढ़ जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है यूपी के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, उड़ीसा के साथ करता है, तेलंगाना के साथ करता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ करता है अपनी बाउंड्री शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? देखिए इसका आंसर है इंदिरा गांधी कैनल। देखिए इंदिरा गांधी नहर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सतलुज और ब्यास के संगम से बनी है। देखिए बात करें क्या है, जो सतलुज नदी है वो निकलती है तिब्बत के राक्षस ताल से, जब वो पंजाब में प्रवेश करती है और वहाँ पे ब्यास नदी भी से पंजाब में सतलुज में जब मिलती है तो वहाँ पे कहाँ पे मिलती है ये, पंजाब में ब्यास और सतलुज एक साथ, मतलब कि सतलुज में जो ब्यास नदी मिलती है पंजाब के किस एरिया में मिलती है, वो हरीके एरिया से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हरीके क्षेत्र में मिलती है। जो हमने ब्यास और सतलुज नदी की संगम की बात कही है, वहीं से ही देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। लगभग राजस्थान में इसका 452 किलोमीटर की लंबाई है। देखिए टोटल बात करें इसकी जो लेंथ है इंदिरा गांधी कैनल की, वो है 649 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगा के चलिए इतनी है। ठीक है, लंबी है। पंजाब और हरियाणा में ये जो चलती है, ये टोटल पंजाब और हरियाणा में टोटल 167 किलोमीटर ये बहती है, और राजस्थान में 492 किलोमीटर बहती है। कितनी? 492। अलग अलग में 470 भी हो सकते हैं, बट लगभग 492 ये चलती हैं। इसको ही बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कलाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सऊदी अरब, चिली, भारत या दक्षिणी अफ्रीका? इसका डी आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इन विच स्टेट इज अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए अक्षरधाम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ईश्वर का दिव्य निवास। क्या होता है अक्षरधाम का मतलब? ईश्वर का दिव्य निवास। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है बताइए? गुजरात में स्थित है। सी इसका आंसर होगा, गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? देखिए क्या इसका आंसर होगा बताइए? वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। देखिए पैसिफिक ओशन है डीपेस्ट ओशन विद एन एवरेज डेप्थ, जो इसकी गहराई है एवरेज लगभग 4200 मीटर है। ये भी याद रखना है कितनी है इसकी डेप्थ, 4200 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर होगा लेनिन। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मोहन बागन किस खेल के जानकार है? मोहन बागन इज ए लर्न ऑफ विच स्पोर्ट? देखिए मोहन बागन की बात करें फुटबॉल से संबंधित है, और एक इनके नाम से एक मोहन बागान एक स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से भी एक है। देखिए इस एथलेटिक क्लब की स्थापना हुई थी अगस्त, जो मैं मोहन बागान एथलेटिक क्लब की अब बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1889 में हुई थी।
ये भी याद रखना है। और भूपेंद्र नाथ बोस क्लब इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। भूपेंद्र नाथ बोस क्लब के पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर, क्या मापने के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का यूज? रक्तचाप, करंट का प्रभाव, भूकंप, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, फ्लो ऑफ करंट, अर्थक्वेक या हार्ट बीट। इसका जो आंसर होगा अर्थक्वेक होगा, सी इसका आंसर होगा। देखिए, अर्थक्वेक इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, विद्युत का एसआई मात्रक है, जूल, एम्पेयर, कोलम या वाट। देखिए, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या पावर होती है उसका एसआई यूनिट क्या है? इसका जो आंसर होगा वॉट होगा, डी आंसर होगा। देखिए, जो कूलम की होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एम्पियर किसकी होती है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको एक्सप्रेस्ड किस यूनिट से किया जाता है? एम्पियर से किया जाता है। जूल की बात करें, जूल की जो होती है एसआई यूनिट एनर्जी होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है जूल की। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज जूल, ठीक है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में स्नायु डैश को जोड़ते हैं। इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, बोन टू बोन होगा, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। When a moving train stops suddenly, a man tend to fall dash। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है। देखिए, जो ये जो कंसेप्ट है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व के कारण या मोशन ड्यू टू इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका क्या आंसर होगा बताइए? फॉरवर्ड इसका आंसर होगा। देखिए, जब बस या ट्रेन अचानक रुक जाती है तो अंदर बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है, आगे की ओर गिर जाता है क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा, ठीक है, शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ या ट्रेन के साथ स्थिर रहता है, जबकि ऊपरी भाग जो होता है जड़त्व के कारण, ठीक है, मोशन ड्यू टू इनर्शिया के कारण अपनी गति जारी रखता है। और यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहलाता है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार? डी इसका आंसर होगा, कनकेव। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होगा, इसका आंसर बी होगा। देखिए, जो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ होती है? राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जो पेट के राइट साइड की तरफ होती है। अब जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज होता है वो होती है जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, एक होती है पीयूष ग्रंथि भी, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो है स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है ह्यूमन बॉडी की, कौन सी? पीयूष ग्रंथि। एक ऑर्गन होता है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा है, या सबसे बड़ा अंग हमारी बॉडी का कौन सा है? वो है त्वचा, स्किन। ऑर्गन की बात करेंगे तो स्किन होगा और ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर होगा।
ये भी याद रखना है। देखिए रैबिस डैश के कारण होता है। देखिए रैबिस जानवरों के काटने से होता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए एक वायरस है, ये होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है। कुत्ते या कोई अदर जानवर होंगे उसके काटने से भी हो सकता है। रेबिस इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट, इतना जो क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, डॉग बाइट होगा। ये एक वायरस है, ठीक है। क्या है, एक वायरस है जो जानवरों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये सलीवा में पाया जाता है, मतलब कि जानवरों की सलीवा में पाया जाता है, मतलब कि जो लार होती है, थूक होती है, उसमें पाया जाता है ये वायरस। कौन सा, रैबिस। इसलिए एंटी रैबिस भी आते हैं जब जानवर काट लेते हैं, तो एंटी रैबिस इंजेक्शन जानवरों को, इसको मनुष्य को भी लगते हैं और जानवरों को भी लगते हैं कि उनको रैबिस ना हो, दोनों को लगते हैं। दोनों अलग अलग कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बिजली है, बैटरी है, फ्रिक्शन है या सूर्य है। देखिए सूर्य है, सन है। देखिए पेड़ पौधों की बात करें, देखिए मनुष्य को भी सन की ज़रूरत होती है। विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, नहीं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, D3 की, जिससे डेफिशिएंसी होने के कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। बट यहाँ पे हम कंसेप्ट बात करेंगे अभी प्लांट्स का। प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे हम मनुष्य को भूख लगती है तो प्लांट क्या करते हैं, वो सन से क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में करेंगे। जो केमिकल एनर्जी है वो काम आती है प्लांट की फूड के रूप में, अपने भोजन को, मतलब कि जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते फूड के रूप में, मतलब कि फूड लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ से, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह सर्वग्राही है। देखिए यूनिवर्सल रिसिप्टेंट वो होता है, AB पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो O नेगेटिव होता है वो होता है ब्लड, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो C होगा। देखिए थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और इसको इन्वेंट किया था जो भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन थे, डैनियल, लिख लीजिए, नाम लिख देता हूँ मैं, डैनियल ग्रैबियल, डैनियल ग्रैबियल फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, सॉरी। इन्होंने इन्वेंट किया था ये थर्मामीटर में जो मरकरी पाया जाता है, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर, सॉरी, मरकरी जो थर्मामीटर था पूरा, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल डैश होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल डैश है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, वो होता है H2SO4, सी इसका आंसर होगा। देखिए H2SO4 बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी, हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा एक नाम है ऑयल ऑफ, दूसरा नाम है इसका ऑयल ऑफ विट्रोइल, ऑयल ऑफ विट्रोइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए इसका सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ये सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। ये भी याद रखना है किससे बना होता है, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बना जाता है। इसका मुख्य यूज़ किसके लिए किया जाता है, उर्वरक निर्माण के लिए किया जाता है, मतलब कि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, मिनरल प्रोसेसिंग में, खनिज की प्रोसेसिंग में काम आता है, ऑयल की रिफाइनिंग में काम आता है, और वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग में काम किया जाता है H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या सोडियम का रासायनिक चिन्ह है? देखिए सोडियम का जो रासायनिक चिन्ह है वो है Na, बी इसका आंसर होगा। देखिए जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 11 है, याद रखना है। निम्नलिखित में से हृदय घात का क्या कारण है? देखिए व्हाट अमंग द फ्लोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक? देखिए हार्ट अटैक का मेन कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल इसका मेन कारण है, जिसे हम देखिए कोरोनरी हृदय रोग भी बोल देते हैं इसके कारण, ठीक है। CHD जैसे बोलते हैं, हार्ट अटैक, कोरोनरी हार्ट डिसीजेज या कोरोनरी हृदय रोग भी बोलते हैं। होता क्या है, रक्त के साथ हृदय की आपूर्ति करने वाली प्रमुख रक्त वाहिकाएं, मतलब कि जो खून प्रोवाइड करती है हृदय को, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिस कारण के हमें हार्ट अटैक आता है। इसे ही हम कोरोनरी हृदय रोग बोलते हैं। उसमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें क्या जम जाता है, खून के धब्बे जम जाते हैं, जिसे हम प्लाक भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसे ही हम प्लाक कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब कि ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम, ए इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट बड़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दोस्तों आप वीडियो को शेयर करेंगे, भविष्य में हम बहुत सारे क्वेश्चन और लेके आएंगे। मैं वादा करता हूँ मैथ और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके साथ करेंगे, साथ में करेंगे, और एग्ज़ाम को आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपने अग्निवीर बनना है, ठीक है, वो सारी पूरी होंगी। बस आपको फोकस करना है और भविष्य में पॉजिटिव रहना है, और आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आपको पॉजिटिव रहना और आगे बढ़ते रहना है। ऐसा करोगे तभी ज़िंदगी में सफल होंगे और बहुत आगे पहुंचोगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।